हम पहले आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिप्लॉयमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं और फॉर्म फैक्टर क्या है, नंबर 1। ठीक है, आर्किटेक्चर हमारा सिंपल है, विच इज कॉल्ड हाइपर कन्वर्ज या हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमें इंटीग्रेटेड कंप्यूट, स्टोरेज और वर्चुअलाइजेशन मिल जाती है। ठीक है, बाकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हमें जो है ना वो स्टोरेज के लिए सेपरेट एक कंप्लीट सॉल्यूशन डिप्लॉय करना पड़ता है ऑन अ फाइबर, जबकि हमारा सॉल्यूशन है वो इट इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड बिकॉज सर्वर, स्टोरेज एंड हाइपरवाइजर इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल बॉक्स। की फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट के, जिसमें हम नंबर 1 है सिंप्लिसिटी, नंबर 2 है अवेलेबिलिटी, नंबर 3 है स्केलेबिलिटी, नंबर 4 है अफोर्डेबिलिटी और इसकी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। अगर सिंप्लिसिटी में देखें तो यूनिफाइड मैनेजमेंट मिल जाती है हमें, प्री कॉन्फ़िगर्ड स्टोरेज मिलता है सिंप्लिसिटी में, और डिप्लॉयमेंट विद एन आवर आप अपने नेटवर्क में कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी में सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद है, जिसमें आपको बैकअप और एप्लीकेशन भी मिल जाती है और डीआर एज अ सर्विस भी मिल जाती है। स्केलेबिलिटी में अगर देखें तो हमें एक सिंगल नोड से मल्टीपल नोड्स तक हम उसको ग्रो कर सकते हैं ऑन द फॉर द कस्टमर नीड, और डिफरेंट टाइप्स की नोड्स या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की नोड्स को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इन अ सिंगल क्लस्टर। मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस जो मार्केट में होते हैं वो ये कि डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स हैं, जो कि उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच होने की वजह से वो एक क्लस्टर के साथ बाइंड नहीं हो सकती, जबकि हमारी जो प्रोडक्ट है ये HC3 आप डिफरेंट टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन की नोड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी में हमें कंप्लीट स्टैक मिल जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो मार्केट में मौजूद है उसमें स्टोरेज के लिए आपको सेपरेट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइसेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि हमारे सोल्यूशन में आपको हर चीज इंटीग्रेट मिलेगी। तमाम सॉफ्टवेयर विच मींस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द बेस सोल्यूशन, स्टोरेज सोल्यूशन और हाइपरवाइजर इंटीग्रेटेड मिलेगा आपको इस सोल्यूशन में, जिससे आपकी कॉस्ट और प्राइस में एक 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 जबरदस्त चेंज आता है, जो कि आपकी प्राइस जो है ना वो काफी लो हो जाती है इस सोल्यूशन में। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है इसके अंदर, जिसमें आप साइट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन और पॉलिसी डिप्लॉय कर सकते हैं, और अपग्रेड मैकेनिज्म मौजूद है इसके अंदर बिल्ट इन, जो कि आप सिंगल वेब कंसोल से इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म फैक्टर की अगर बात करें, जो कि मार्केट में बाकी सोल्यूशन हैं, जैसे अगर कोई ऐसा सोल्यूशन मार्केट में मौजूद है जो कि 64 GB रैम की डिप्लॉयमेंट मौजूद है, उसमें आपको 24 से 64 GB रैम इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और उसमें आप ऑन टॉप सिर्फ और सिर्फ 6 GB की 6 VM डिप्लॉय कर सकते हैं, जबकि अगर कोई 32 GB का एक कोई मॉडल मौजूद है उसमें भी आपको 24 से 64 GB रैम रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और हाइपरवाइजर को चलाने के लिए। ऑन टॉप आप सिर्फ एक सिंगल VM डिप्लॉय कर सकते हैं, जबकि हमारे सोल्यूशन में आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्लीट हाइपरवाइजर सोल्यूशन है वो 1 से लेकर 4 GB रैम में डिप्लॉयड होता है। ऑन टॉप आप उस पे 6 GB की 10 VM इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं, जबकि हमारा जो 32 GB का मॉडल है उसमें आप इजीली 6 GB की 4 VM डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारे पास 16 GB का भी मॉडल मौजूद है और हमारे पास 8 GB का भी मॉडल मौजूद है, जो कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर को ये मैनेज करेगा। डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हो सकती हैं किसी भी कस्टमर की, जो कि स्मॉल फॉर्म फैक्टर में रिमोट साइट के लिए या एक अपना ब्रांच ऑफिस के लिए कोई स्मॉल यूनिट चाहिए तो वो भी सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये बेसिकली एक कंपैरिजन है BSA मॉडल और हमारे पास जो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें। BSA मॉडल में आपको पता है कि स्टोरेज सेपरेट होता है और उस स्टोरेज को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या हार्डवेयर में, जबकि हमारे पास चूंकि इंटीग्रेटेड है उसमें एक मेजर चेंज आता है रिसोर्सेज के हवाले से, जिसमें आपका जो है अगर VSA मॉडल देखें
तो 96 से 300 जीबी रैम रिक्वायर्ड होती है और 12 कोर्स का प्रोसेसर चाहिए होता है VSA मॉडल को। जबकि हमारा जो सोल्यूशन है HC3 वो लेस देन 12 जीबी में पूरा का पूरा क्लस्टर आपका चलेगा, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ कोर्स रिक्वायर्ड होती हैं इसको चलाने के लिए। इसके आपके पास जो डिप्लॉयमेंट ऑप्शन मौजूद है, आप स्क्रीन पे अभी करंटली देख रहे होंगे कि डेटा सेंटर अगर आपका है, एक सेंट्रल डेटा सेंटर है, उसमें आपने डिप्लॉयमेंट की है 8 नोड का एक सिंगल क्लस्टर बिल्ड किया है, जो कि आपका एक मेन ऑफिस में डिप्लॉयड होगा। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास डीआर के क्या ऑप्शन मौजूद हैं, डीआर और बैकअप के। आप डीआर क्लस्टर डिप्लॉय कर सकते हैं डीआर साइट के ऊपर, आप डीआर साइट के ऊपर कोई भी बैकअप नोड डिप्लॉय कर सकते हैं। आपके पास क्लाउड का एक ऑप्शन मौजूद है कि आप अगर अपनी डीआर को क्लाउड में डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, इसमें क्लाउड की सर्विसेज इंटीग्रेटेड है, आप डायरेक्टली अपना वर्कलोड क्लाउड पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ जाता है नैस बैकअप का, विच मींस कि आपका जो भी वर्कलोड है सेंट्रल डेटा सेंटर का, आप नैस के ऊपर उसको बैकअप कर सकते हैं ऑन अ डीआर साइट। और इसी तरह अगर हम राइट साइड पे देखें, जो कि एज कंप्यूटिंग या ROBO है, रिमोट ऑफिस ब्रांच ऑफिस के लिए, लोकेशन 1 के ऊपर आप सिंगल नोड डिप्लॉय कर सकते हैं, आप मल्टीपल नोड्स या एक क्लस्टर डिप्लॉय कर सकते हैं, आप माइक्रो डेटा सेंटर डिप्लॉय कर सकते हैं ब्रांच ऑफिस के लिए, आप नैनो डेटा सेंटर डिप्लॉय कर सकते हैं ब्रांच ऑफिस के लिए या ब्रांच साइट के लिए। और ये सारा का सारा वर्कलोड आप सिंगल वेब कंसोल से मैनेज करेंगे। तो ये इस तरह सिंपल होगा। अब हम देखते हैं फॉर्म फैक्टर। इनिशियली HE150 हमारे पास एक मॉडल है विच इज कॉल्ड माइक्रो एज, जिसपे आप 1 से लेकर 10 VM आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं। ये सिंगल CPU होगा, 64 GB रैम तक के मॉडल्स मौजूद हैं, NVMe का भी ऑप्शन मौजूद है जो कि आप 4 TB तक अवेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल आता है HE500 विच इज आल्सो कॉल्ड एज, जिसपे आप 10 एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। सिंगल CPU होता है, इसमें हार्ड ड्राइव आपको 8 TB तक मिल जाती है, SSD आपको 1.9 TB मिल जाती है, जबकि रैम आपको अप टू द 128 GB मिल जाती है। नेक्स्ट मॉडल हमारा आता है HC1200 या HC3000। इन दोनों में जो कोर डिफरेंस है वो NVMe का है और GPU का है। जो 3000 है आप उस पर NVMe और GPU इनेबल कर सकते हैं। ये दोनों पर्पस के लिए आपको फुली कैपेबल है फॉग और कोर के लिए। सिंगल यू रैक सर्वर होगा, 10 से लेकर 100 एप्लीकेशन के लिए फुल्ली कैपेबल है, ड्यूल CPU मौजूद है, हार्ड ड्राइव आपको अप टू द 16 TB मिल जाती है, SSD आपको अप टू द 7.6 TB मिल जाती है। NVMe का अगर बात करें तो हमें जो है ना वो 76.8 TB पर नोड मिल जाती है, और रैम आप 64 से लेकर 1.568 TB तक अवेल कर सकते हैं इस मॉडल में। जो नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आता है वो है HC5000, जो कि GPU इनेबल्ड है, 2U रैक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, 10 से 100 एप्लीकेशन के लिए फुल्ली कैपेबल है। हार्ड ड्राइव आपको इसमें भी 16 TB तक मिल जाती है, SSD आपको 3.84 TB मिल जाती है। इसके अलावा 64 से 1.56 TB रैम की कैपेसिटी इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है HC3 का क्लाउड यूनिटी, जो कि DR इन अ क्लाउड है। ये लेन गेटवे फॉर द इजी प्रोविजनिंग इसके अंदर मौजूद है। मल्टीपल साइट्स EMEA रीजन में इसकी मौजूद है, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको ये सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब हम इसको डायरेक्ट डेमो की तरफ मूव होंगे। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई सवाल कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप अपनी चैट यूज करें या माइक यूज करें, ताकि हम इसको फिर आगे डेमो की तरफ मूव करें।
ओके, नो मोर क्वेश्चंस, तो हम इसको अभी प्रोसीड करते हैं। अब हम बेसिकली हाइपरकोड 3 का एक डेटा सेंटर बिल्ड करने जा रहे हैं, जो कि 3 स्टेप्स में हम इसको बिल्ड करेंगे, विच इज कॉल्ड बिल्ड योर डेटा सेंटर इन 1 2 3 स्टेप्स। वो स्टेप्स क्या हैं? वो स्टेप्स हमें सबसे पहले डिप्लॉय नोड एंड कनेक्ट, यानी कि हमें नोड डिप्लॉय करनी है और उसको कनेक्ट करना है नेटवर्क के ऊपर, जो कि माउंट करना है सर्वर इन रैक, प्लग इन द विद लैन स्विच, पावर अप द ऑल नोड्स। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरे स्टेप में हम इनिशियलाइज नोड एंड क्लस्टर। जब हम नोड कनेक्ट कर लेंगे तो हमें 2 स्टेप्स रन करने पड़ेंगे बाय कनेक्टिंग द कीबोर्ड एंड स्क्रीन ऑन ईच नोड, और हर नोड के ऊपर हमें एक कमांड रन करनी पड़ती है जो कि नोड को इनिशियलाइज करेगी। जब हमारी सारी नोड इनिशियलाइज हो जाएंगी, अच्छा, ये जो नोड इनिशियलाइजेशन में हमें जो है ना वो 2 टाइप के नेटवर्क डिफाइन करने पड़ते हैं। एक इंटरफेस पब्लिक नेटवर्क होगा जो कि लैन नेटवर्क कहलाता है, और दूसरा बैकप्लेन नेटवर्क होगा जो कि इंटर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है बिटवीन द नोड्स। अच्छा, उसके बाद जब हम ये रन कर लेंगे और हम अपने आईपी डिफाइन कर लेंगे, ये कमांड रन करने के बाद हम फिर उसके बाद किसी जो फर्स्ट नोड होगी उस पर एक कमांड रन करते हैं कि हम क्लस्टर को इनिशियलाइज करें। जब हम क्लस्टर को इनिशियलाइज सक्सेसफुली कर लेते हैं तो हमारा डेटा सेंटर रेडी हो जाएगा। हम लॉगिन करेंगे वेब ब्राउजर के ऊपर, डिप्लॉय करेंगे या माइग्रेट करेंगे अपनी वीएम्स को, और हम अपनी वीएम को एक्सेस करेंगे थ्रू दी वेब और आरडीपी और वीएनसी के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं किसी भी H3 क्लस्टर को डिप्लॉय करने के। अच्छा, अब हम बेसिकली जो डेमो में चीजें कवर करेंगे उसको मैं थोड़ा सा अभी ब्रीफ कर देता हूँ इस स्टेज के ऊपर कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। नंबर 1, हम क्रिएट करेंगे न्यू वीएम। वो कनेक्ट करने के लिए हमें एक सिंपल प्लस साइन ऐड करना पड़ेगा, वीएम का नाम डिफाइन करना पड़ेगा, हमें आईएसओ सेलेक्ट करनी पड़ेगी और हम अपनी वर्चुअल मशीन को ऑन कर देंगे। तो इस तरह हमारी एक वीएम डिप्लॉय हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, हम उसके बाद हम अपनी क्लोन को वीएम को क्लोन करेंगे एग्जिस्टिंग वीएम को। ये देखेंगे कि एक्सपोर्ट का मैकेनिज्म क्या है। अगर हम बैकअप करना चाह रहे हैं किसी भी वीएम को, उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि वो क्या है। उसके बाद इंपोर्ट का तरीका देखेंगे कि हम कैसे फॉरेन वीएम को इंपोर्ट कर सकते हैं इस सॉल्यूशन में। उसके बाद हम देखेंगे स्नैपशॉट ऑफ अ वीएम। अच्छा, नोड को फेल ओवर करके देखेंगे फॉर द डेमो पर्पस कि हम अपनी एक नोड को नेटवर्क केबल इसका रिमूव करेंगे और किस तरह वो हाई अवेलेबिलिटी का जो फ्यूचर है वो अवेल होगा। विद इन 3 to 5 मिनट हमारी जो है ना वीएम रिस्टोर हो जाएगी। और नोड को फेल बैक करके देखेंगे कि कितनी देर में हमारी नोड दोबारा रिस्टोर हो जाती है जब उसको हम दोबारा प्लग इन करते हैं। ओके, तो अभी मैं अपनी स्क्रीन स्विच कर रहा हूँ डेमो स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है। हम इसमें अपना क्रेडेंशियल डालेंगे। दिस इज द वेब इंटरफेस ऑफ आवर H3 सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको ब्रीफ करते हैं कि ये बेसिकली ये सारा स्टफ है क्या। आप टॉप के ऊपर जो बार देख रहे हैं वो कंप्लीट क्लस्टर का एक स्टैटिस्टिक्स बताएगी कि हमारा सीपीयू यूजेज क्या है करंटली, जो कि अभी 7% पे है। नेक्स्ट हमारे पास 36% रैम यूटिलाइजेशन जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। टोटल हमारे पास 6 कोर्स हैं और रैम हमारे पास टोटल 16.2 GB यूटिलाइज हो चुकी है। और ये टोटल हमारे पास जो क्लस्टर में रैम मौजूद है वो 45.6 GB है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क यूटिलाइजेशन नजर आ रही होगी आपको, जो कि टोटली 425 यूज हो चुकी है और 649 GB का ये टोटल क्लस्टर हमारे पास मौजूद है। आयोप का स्टेटस आपको नजर आ जाएगा। आयोप्स में हमें 4.87 पे अभी इसका आयोप्स नजर आ रहा है। लेटेंसी हमारे पास 482 माइक्रोसेकंड की है अभी मौजूद।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आईपी के पैनल आप देख रहे हैं 192.168.2.201 हमारा एक नोड है जो कि 15.2 GB इसकी टोटल रैम कैपेसिटी है, और इसकी जो फ्री है वो 11.2 GB रैम इसके ऊपर अवेलेबल है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नोड को। जो नेक्स्ट हमारे पास आईपी है वो 202 है, जो कि हमारी सेकंड नोड है। उसके ऊपर अभी करंटली सोफोस की एक वर्चुअल अप्लायंस चल रही है जो कि 4 GB रैम ऑक्यूपाई कर चुकी है वो। नेक्स्ट हमारे पास जो नोड है वो है 203। अभी इस करंटली इसके ऊपर कोई भी वीएम रन नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो बार है वो है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में हमारे पास टॉप के ऊपर कंप्लीट एक्टिविटी लॉग नजर आ रहा होगा आपको अभी स्क्रीन के ऊपर। ये तमाम किस्म की एक्टिविटी को मॉनिटर आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिस्टम में कोई माइनर मेजर वार्निंग इंफॉर्मेशन का कोई भी स्टेटस होगा, आप यहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं। अच्छा, सिस्टम में अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो कि फौरन अटेंड करना जरूरी है, तो यहाँ पे ये कंडीशन अपीयर हो जाएगी और वो उस कंडीशन को हमें हैंडल और मैनेज करना पड़ेगा ताकि हमारी जो नोड या हमारा क्लस्टर है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा हो। अगर कोई इशू होगा तो यहाँ पे एक कंडीशन अपीयर हो जाएगी, उस कंडीशन को हमें हैंडल करना पड़ेगा। नंबर 2 हमारे पास, नंबर 3 आता है हमारे पास कंट्रोल, जिससे हम अपना क्लस्टर को शट डाउन कर सकते हैं बाय सिंगल क्लिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडिया। यहाँ पे जितनी भी आईएसओ इमेजेस हैं वो यहाँ पे इजीली हम अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड के बटन के बाद आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, यहाँ से हमारी आईएसओ अपलोड हो जाएगी। जिस तरह आप विंडोज लिनक्स की कोई भी आईएसओ अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप कोई रिमोट क्लस्टर कनेक्ट करना चाह रहे हैं इस करंट क्लस्टर के साथ, तो आप यहाँ से एक क्लस्टर ऐड करने के बाद अपने नोड की डेफिनेशन बताएंगे और क्रेडेंशियल बताएंगे, तो आप अपनी नोड को कनेक्ट कर सकते हैं इस क्लस्टर में। रिमोट सपोर्ट अगर रिक्वायर्ड है, इन केस कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि आप ये चाह रहे हैं कि इसको हम रिमोट सपोर्ट ले लें स्केल कंप्यूटिंग के इंजीनियर से, तो ये पॉसिबल है। आप सिंपल यहाँ पे जो कोड आपको इशू होगा वो कोड यहाँ पे डिफाइन करेंगे। वो कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो रिमोट सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। वो आपके किसी भी इशू को रिजॉल्व करेगा और फिर यहाँ से आप उसको कनेक्शन को क्लोज करके आप अपने क्लस्टर को सिक्योर कर सकते हैं। शेड्यूलर का मैकेनिज्म मौजूद है जो कि डिफरेंट स्नैपशॉट के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है। अगर कोई कस्टमर की ऐसी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जो कस्टमर ये चाहता है कि हर 10 मिनट में या हर 20 मिनट या 30 मिनट, आधे घंटे या घंटे में कस्टमर ये चाहता है कि मेरा एक स्नैपशॉट क्रिएट हो, ठीक है। अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस तरह रैंसमवेयर आ गया या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, उस केस में जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो स्नैपशॉट का हो सकता है। आप मल्टीपल टाइप के स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं इसमें, जो कि अगर हम इसको एडिट करें तो इसमें हम अपनी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं कि भाई ये एक 1 आवर में ये रन होगा, और जो रिटेंशन पीरियड होगा इस तमाम स्नैपशॉट का वो 2 दिन तक का होगा, विच मीन्स कि हमारी हर स्नैपशॉट 2 दिन के लिए अवेलेबल होगी और बाकी जो है वो रिसाइकल होता रहेगा, ताकि हमें जो है ना वो स्पेस का जो कोई इशू ना हो। तो ये बेसिकली एक सिंपल मैकेनिज्म है स्नैपशॉट के शेड्यूल करने का, जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि हम इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेटिंग्स में हम तमाम जो नोड्स या क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं, जिसमें एसएमटीपी सेटिंग्स हो गई। रेसिपिएंट अलर्ट्स के लिए हम ईमेल आईडीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सिसलॉग सर्वर आपके नेटवर्क में मौजूद है तो आप उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एसएसएल सर्टिफिकेट अगर आप इसमें अपलोड करना चाहें तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। अपडेट मैकेनिज्म इसके अंदर मौजूद है, जो कि जो है विदाउट टेकिंग एनी डाउन टाइम ऑफ एनी वर्कलोड, आप तमाम नोड्स को ऑटोमेटिकली अपडेट। अभी देखें करंटली एक अपडेट आई हुई है, अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो ये सिस्टम क्या करेगा, इंटेलिजेंटली तमाम नोड को 1 बाय 1 अपडेट करेगा, और उसमें हमें जो है ना वो किसी किस्म का कोई डाउन टाइम रिक्वायर्ड नहीं होगा।
यूजर मैनेजमेंट इसके अंदर मौजूद है कि आप डिफरेंट टाइप के यूजर बना सकते हैं, जो कि रीड ओनली भी हो सकता है, एडमिन भी हो सकता है, या कस्टमाइज के ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि आप ये सारी कस्टमाइजेशन अपना कस्टमाइज यूजर क्रिएट कर सकते हैं जो कि ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, सपोर्ट के यूआरएल दिए हुए हैं यहाँ पर, जिससे आप स्केल कंप्यूटिंग के सपोर्ट को अवेल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल सेंटर। प्लस साइन जैसे मैंने बताया, आप उसके लिए वीएम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपोर्ट HC3 वीएम। अगर आप HC3 की कोई वीएम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको डिफाइन करके किसी भी एसएमबी सर्वर से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने के बाद यहाँ पे वीएम अवेलेबल हो जाएगी, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करके आप उस वीएम को रन कर सकते हैं इजीली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, अगर आप करंट स्क्रीन पे देखें तो ये ग्रुप है बेसिकली, जो कि मैंने करंटली 4 ग्रुप बनाए हुए हैं। एक फायरवॉल का ग्रुप मैंने सेपरेट बनाया है जिसमें मुझे तमाम फायरवॉल नजर आ रही है। उसके बाद एक मैंने लिनक्स का ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें लिनक्स की सारी वीएम मुझे नजर आ रही है। उसके बाद मैंने विंडोज का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 4 वीएम अभी डिप्लॉयड हैं करंटली, ठीक है, और एक जीरो है जिसके अंदर मैंने एक अनयूज्ड वीएम डिप्लॉय की हुई है जो कि करंटली मेरी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह आप ग्रुपिंग से चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन पैनल। अच्छा, जब हम किसी भी वीएम को ओपन करते हैं तो हम टॉप का जो इंफॉर्मेशन है हम करेंगे, जो सारी वीएम के जो बॉक्सेस हैं वो इंफॉर्मेशन पे स्विच हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और इसके बाद मैं डिवाइसेस पे स्विच करूंगा तो ये तमाम स्टेटस जो है ना डिवाइसेस पे स्विच हो जाएगा। अब हर वीएम का डिवाइस का स्टेटस मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके अलावा जो थर्ड वन है हमारे पास स्नैपशॉट का स्टेटस है। हम तमाम वीएम का स्टेटस देख सकते हैं स्नैपशॉट का, बस क्लिकिंग अ सिंगल स्नैपशॉट आइकन। उसके बाद हमारे ग्रुप के स्टार्टिंग में ही तमाम आइकन दिए हुए हैं जो कि ग्रुप की स्टेटस को चेंज करेगा, ठीक है। और इसी तरह हम अगर वीएम के बॉक्स में आए तो हर वीएम का अगर सेपरेटली हम स्टेटस देखना चाहें तो वो भी हम यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली यूआई के लिहाज से बड़ा सिंप्लीफाई है कि आप जब आप लार्ज वीएम या लार्ज डेटा सेंटर में बहुत सारी वीएम डिप्लॉय करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस तरह हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम बेसिकली अपना डेमो स्टार्ट करते हैं। कि हम सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था स्क्रीन के ऊपर आपको, कि हम एक न्यू वीएम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने प्लस का बटन प्रेस किया तो मुझे इसने ऑप्शन दे दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया इसमें। क्योंकि ये विंडो की है तो मैं इसको विंडो के ग्रुप में सेट करता हूँ, बाकी चीजें मैं एज इट इज रहने देता हूँ। जो ओएस है वो विंडोज है। ड्राइवर परफॉर्मेंस, अच्छा, बूट टाइप बायोस में रहने दिया मैंने। इसके अलावा सीपीयू है वो 2 कोर के ऊपर है, मेमोरी 4 GB यूटिलाइज करेगा, ड्राइव हमारे पास 100 GB की होगी। अच्छा, बूट फ्रॉम करंटली, चूंकि मैंने आईएसओ इस पे अपलोड की हुई है तो मैं सिर्फ अपनी आईएसओ सेलेक्ट करूंगा, जो कि मेरे पास अभी विंडोज 2019 की आईएसओ है, उसको मैं अपलोड कर चुका हूं। मैं उसको क्रिएट करता हूं वीएम को। जैसे मैं वीएम क्रिएट करूंगा तो यहाँ अपेयर हो जाएगी और ये मेरी वीएम क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा कंसोल के थ्रू। ये मेरे पास है कंसोल जो कि स्पेसिफिक वीएम का है। जैसे मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करूंगा तो मेरी वीएम बूट होना शुरू हो जाएगी। मीनवाइल जब तक ये लोड हो रहा है, अब मुझे बताएं कि आप लोग को ये सही चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहे हैं जो हम लोग डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, ताकि अगर आप कुछ समझ में ना आए तो हम वो रिपीट कर दें ताकि आपको भी क्लियर हो जाए चीजें।
तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, अपने माइक से पूछ ले या फिर अपना चैट बॉक्स यूज कर ले, ताकि हम उसको देख लें। ये सिंपल विंडो इंस्टॉलेशन या डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसीजर है, हम करंटली वही उसी को फॉलो करते हुए अपनी वीएम डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, इनिशियली हमें चूंकि ये विंडोज है तो हमें एक ड्राइवर ऐड करना पड़ेगा, जो कि स्पेसिफिक, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी माउंटेड ड्राइव होती है डिफॉल्ट, जो कि HC3 प्रोवाइड करता है। वो हम ड्राइव यहाँ पे सिर्फ एक दफा इस ड्राइवर को सेलेक्ट करके डिप्लॉय कर देंगे, ताकि हमारी जो डिवाइसेस हैं या स्टोरेज है वो अपीयर हो जाए। अच्छा, ये ड्राइव हमारी अपीयर हो गई, ठीक है। इसके बाद हम सिंपल नेक्स्ट प्रेस करेंगे और हमारी डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, मीनवाइल हम बाकी चीज़ों को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि हमें इसमें और क्या क्या फैसिलिटी फीचर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो आइकन हम ब्रीफ कर चुके हैं, ये कंसोल का आइकन है, ये पावर का आइकन है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये उसके क्लिक करने के ऊपर वो मशीन पावर अप हो जाएगी। अब ये करंटली चूंकि पावर अप है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फर्दर ऑप्शन आ जाते हैं, जिससे मैं रिबूट कर सकता हूँ, शट डाउन कर सकता हूँ, या पावर ऑफ कर सकता हूँ, या इस ऑप्शन को कैंसिल कर सकता हूँ। क्योंकि अभी हमारी विंडो प्रोसेस में है तो मैं भी कैंसिल नहीं कर रहा, कैंसिल कर दिया मैंने इसको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं स्नैपशॉट के, हम उसको देखते हैं। जैसे हम सेटिंग में आते हैं डिवाइसेस में, ये डिवाइसेस में तमाम डिप्लॉयड डिवाइसेस हैं, वो यहाँ स्क्रीन पे आ जाती हैं। हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कोई डिवाइस ऐड करनी है, नेटवर्क ऐड करना है, या हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है अपनी वर्चुअल मशीन। अच्छा, जब हम स्नैपशॉट में आते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो डिप्लॉयड हमने स्टार्टिंग में एक स्नैपशॉट के लिए जो शेड्यूल क्रिएट किया था, वो यहाँ पे अपेयर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सेट है, हम इसको अपडेट करते हैं। हम जब स्नैपशॉट में आते हैं तो ये बेसिकली करंटली 2 स्नैपशॉट हमने क्रिएट किए हैं। अच्छा, अब हमारे पास इस स्नैपशॉट को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम स्नैपशॉट को किसी भी ड्राइव में माउंट कर दें या किसी भी वर्चुअल मशीन में माउंट कर दें, ताकि इस स्नैपशॉट का अगर हमें डेटा रिस्टोर करना है वो आसानी से कर सकें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कि हम इस स्नैपशॉट से डायरेक्टली एक मशीन क्रिएट कर लें, वर्चुअल मशीन। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। अब चूंकि ये विंडो डोमेन की एक स्नैपशॉट है, मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको करता हूँ क्लोन। जैसे ही मैं क्लोन करूंगा तो मुझे मेरे पास आ जाएगा कि जो आपका नेम, एग्जिस्टिंग नेम है, उसके साथ क्लोन लिखा हुआ आ जाएगा। और मैं जैसे ही क्लोन पे क्रिएट करूंगा तो ये मेरा एक क्लोन क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्लोन क्रिएट हुआ है वो मेरे स्नैपशॉट से हुआ है, यानी कि मेरे पास एक गुड रनिंग स्टेट एक मौजूद थी, उसको मैं क्लोन करना चाह रहा था, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको पावर अप करूंगा तो ये जो मैंने क्लोन किया है स्नैपशॉट का, वो मशीन डायरेक्टली स्पिन हो जाएगी। ये मेरी अच्छा, अब तक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हसन अमजद साहब पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड सपोर्टेड कितने हैं इसमें। अच्छा, इसमें मैक्सिमम 8 नोड सपोर्टेड है इसके अंदर, एक सिंगल क्लस्टर में। उसके बाद आप एक नेक्स्ट क्लस्टर में अपनी मल्टी जो बाकी नोड होंगी वो उसके ऊपर डिप्लॉय करेंगे। तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 8 नोड्स की है इन सिंगल क्लस्टर। दूसरे उन्होंने पूछा है कैन बी अप्लाई इनबाउंड एंड आउटबाउंड सिक्योरिटी पॉलिसीज बिटवीन वीएम्स।
ऑफ कोर्स आप इसमें आप अपनी फायरवॉल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उसमें एज सच क्या कहते हैं, ये हमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो सिर्फ वीएम लेवल के ऊपर है कि हम वीएम को किस तरह नेटवर्क में डिप्लॉय करते हैं। लेकिन जो बाकी एंड की सिक्योरिटी है वो आप अपनी फायरवॉल के थ्रू अचीव कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ सोफोस की एक फायरवॉल ऑलरेडी डिप्लॉय की हुई है, ठीक है, तो जो भी सिक्योरिटी मुझे अप्लाई करनी है मैं इस फायरवॉल के थ्रू कर सकता हूँ। अच्छा, ये मेरी विंडो है जिसको मैंने स्नैपशॉट से क्लोन किया था, वो यहाँ पे अपेयर हो गई है। इस पे लॉगिन करके देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारी विंडो अपेयर हो गई है जो कि हमने स्नैपशॉट से क्रिएट की थी। अब हम क्या करने जाते हैं, अब हम ये करेंगे कि ये चूंकि हमारे पास यहाँ पे स्नैपशॉट ऑलरेडी क्रिएटेड है, इस स्नैपशॉट को माउंट करते हैं इसी वीएम के साथ। ये ड्रॉप डाउन में मेरे पास जो भी इसके ऊपर वीएम डिप्लॉयड हैं वो स्क्रीन पे अपेयर हो रही होंगी। मैं जिस भी वीएम में चाहूं उसको माउंट कर सकता हूं ताकि इसका मैं डेटा एक्सेस कर पाऊं। अच्छा, अभी मैं इसको क्लोन के अंदर मैं माउंट कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरी क्लोन मशीन चल रही है। जैसे ही मैं क्लोन के ऊपर आऊंगा तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में, डिस्क मैनेजर में अपेयर हो जाएगी। करंटली ये ऑफलाइन है, मुझे एक दफा इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा और उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से। अब मुझे जो भी डेटा रिस्टोर करना है फाइल लेवल के ऊपर, मैं आसानी से डेटा रिस्टोर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको माउंट कर दिया है। जब मेरा डेटा रिस्टोर हो जाएगा मैं इसको इजीली ऑफलाइन कर दूंगा और वहां से इसको अनमाउंट कर दूंगा। विद इन सेकंड्स और मिनट्स आप जो है ना ये सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम स्टेटस ले लेते हैं हमारी वीएम जो डिप्लॉय हो रही थी। ये वीएम हमारी डिप्लॉय हो चुकी है। ये हमारी वीएम डिप्लॉय हो चुकी है। ओके, अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप मूव होते हैं। हमने स्नैपशॉट क्रिएट कर लिया, हमने स्नैपशॉट को माउंट कर लिया, स्नैपशॉट से हमने एक नई वीएम क्लोन बना ली, ठीक है। अब हम नोड को फेल ओवर कराते हैं। हमारी करंटली जो नोड है वो हमने जो डिप्लॉय की है वो विंडोज 19-3 है। वो -3 है, ठीक है। हम इसको, जो कि हमारी करंटली जो नोड पे ये डिप्लॉयड है वो है, इसकी आईपी है 203, ठीक है। 203 हम टेस्टिंग या डेमो पर्पस के लिए क्या करेंगे,
इस नोड का ईथरनेट या यूटीपी केबल को रिमूव करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह हमारी जो वीएम है वो डिप्लॉय हो जाती है बाकी नोड, अवेलेबल नोड के ऊपर, और विद इन 3 मिनट ये सारा का सारा काम हो जाएगा और आप देखेंगे कि किस तरह जो है ना वो हमारी वीएम अवेलेबल हो गई है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं पिंग। टू 203 मेरी नोड है, ठीक है। उसके ऊपर मेरी वीएम जो चल रही है वो है Win19-3। अच्छा, Win-3 की आईपी भी देख लेते हैं क्या है करंट। अच्छा, इसको मुझे एक एक्टिविटी और करनी पड़ेगी डिवाइस मैनेजर में। जो लैन का ड्राइवर है वो एक दफा मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये मेरा नेटवर्क अवेलेबल हो गया, 106 की आईपी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी पिंग पे लगा देंगे। ये मेरी दोनों एक नोड है जिसकी आईपी है 203, और ये मेरा जो है वर्चुअल मशीन है 106, जो कि मैं फेल ओवर कराऊंगा अपनी नोड को, और आप देखेंगे कि यहाँ से पिंग ब्रेक हो जाएगा और कितनी मिनट्स के बाद ये रिस्टोर हो जाती है। अच्छा, मैं अब केबल रिमूव कर रहा हूँ नोड 203 का। मैंने नेटवर्क केबल रिमूव कर दिया 203 का। आपने देखा यहाँ से पिंग जो है ना वो टाइम आउट आना शुरू हो गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। अब हम स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारी 203 नोड है वो यहाँ से ऑफलाइन हो जाएगी, और जो हमारी करंट वीएम है जो कि Win19-3 है वो किसी भी नोड के ऊपर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। ऑलरेडी बेसिकली बैकएंड के ऊपर इसकी रेप्लिकेशन तो हो रही होती है, लेकिन उसकी अपेरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन के बाद जो है ना वो अपेयर होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, मुझे ईमेल भी आ जाएगी कि आपका जो नोड है वो ऑफलाइन हो चुकी है। मेरे पास मैसेज आ गया, डाटा रिडंडेंसी इज डिग्रेडेड।
ये मेरी नोड ऑफलाइन हो चुकी है यहाँ से, और देखें यहाँ पे डिसअपियर होना शुरू हो गई है, और मेरी वीएम यहाँ पे अपेयर हो गई। ठीक है, और ये अब कुछ ही मिनट में बूट हो जाएगी। जो रिक्वेस्ट है 106 की, वो आना शुरू हो गई है, यानी कि मेरी वीएम फुल फंक्शनल हो चुकी है दूसरी नोड के ऊपर, जो कि जिसकी आईपी है 201। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट फेज है इसका, उसमें मैं जो नेटवर्क केबल है उसको दोबारा रिस्टोर करूंगा, जिसमें से मैंने केबल निकाला था, ताकि हम देखें कि किस तरह ये जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो रिस्टोर होते हैं। ठीक है, अब मुझे आप 1 मिनट दें तो मैं इसको प्लग इन करता हूं दोबारा नोड को, और वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। ये मेरी नोड 203 का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस रिवर्स होगा, और जो मेरी जो नोड थी जिसमें कोई फॉल्ट आया था वो रिस्टोर हो चुकी है। अब इस केस में वो क्या करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली जो 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 मेरी वीएम थी वो चूंकि इस डिफॉल्ट इस नोड के ऊपर डिप्लॉयड थी, तो अब दोबारा इसी नोड को उसको रिस्टोर करेगा। सर एक क्वेश्चन पूछना मैंने। जी जी प्लीज। सर ये जो 2 वीएम्स हैं, तो अब इसमें से एक डाउन हुई है, तो ये सेटिंग सिंक्रोनाइज करेगी आपस में एक दूसरे के साथ? ये सिंक्रोनाइज होती है बैकएंड के ऊपर, ओके, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन होती है इसकी। सर ये दोनों वीएम्स का अप होना जरूरी है सिंक्रोनाइजेशन के लिए? नहीं 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 नहीं, दोनों नोड्स का अप होना जरूरी है। वीएम तो एक वक्त में एक ही चलेगी। मतलब कि जो दूसरी वीएम है वो भी एक्टिव रहेगी इसमें? वो सिस्टम खुद एक्टिव करता है बेसिकली, क्योंकि क्योंकि वो डिसअपेयर हो गई थी। ओके, वो नोड्स यानी कि आपस में जो है वो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं? वो नोड सिंक्रोनाइज होती हैं, और उसमें से ये मॉनिटर करता है कि जो मेरी वीएम डाउन हुई है उसको किस गुड वर्किंग नोड के ऊपर रिस्टोर करे, क्योंकि बैकएंड के ऊपर रियल टाइम रेप्लिकेशन इसके अंदर हो रही थी। ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं था। ठीक है, कि इस तरह ये मुमकिन हो सका है कि आप रियल टाइम इसको जो है ना वो क्या कहते हैं अवेलेबल कर दें। ठीक है, हाँ, अब देखिए कि ये जो है ना वो चूंकि मेरी नोड वापस आ गई है। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस रिवर्स होगा, विच मीन्स कि चूंकि ये डिफॉल्ट 203 पे ये वाली वीएम डिप्लॉय थी, अब ये दोबारा 203 पे रिस्टोर होगी, और आप इसका पिंग स्टेट देखिएगा कि आपको जो है ना वो सिंगल एक ब्रेक मिलेगा। ठीक है, और मेरी वीएम अपेयर हो जाएगी। अगर हमारी डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी है ये जी नोड्स, तो वो भी जी जी, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं आपस में एज ए बैकअप के तौर पर? हाँ, एज अ बैकअप बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक डायग्राम शो कराई थी, उसके जी जी। अंदर आप अपना एक पूरा क्लस्टर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, या एक सिंगल नोड भी एज अ बैकअप रिमोट साइट या डीआर साइट के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लेकिन उसमें सर, उसमें जो लेटेंसी टाइम होगा उसका जो अप होने का वो ज्यादा होगा फिर उसके हिसाब से? नहीं, उसमें बेसिकली देखें, ये जो कंप्रेशन की जो टेक्नोलॉजी है ना वो उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, ठीक उसमें जो परफॉर्मेंस है ना वैन की, वो खुद ही ऑब्जर्व करके अकॉर्डिंगली जो है ना वो उसको रेप्लिकेट करता है। आपको पता है कि जब एक दफा वीएम रेप्लिकेट हो जाती है ना, अब देखें मेरे अभी करंटली देखें मेरी वीएम जो सिर्फ एक पिंग ब्रेक आया है, और मेरी वीएम जो है ना वो 203 पे दोबारा रिस्टोर हो चुकी है। सर ये तो अब लोकली है ना, अभी तो ये मतलब बिल्कुल करीब करीब है, बट जी अगर जी जी, हमारी साइट्स डिफरेंट हैं उसमें तो फिर थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा इसको? डेफिनेटली लगेगा। वो जो क्लियर लेटेंसी,
जी जी बिल्कुल वो लगेगा, क्योंकि क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है ना, वो इसकी रिक्वायरमेंट ही यही है कि आप मिनिमम 3 नोड का क्लस्टर डिप्लॉय करें सिंगल साइट के ऊपर हाई अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप ये समझते हैं कि भी मुझे रिडंडेंसी भी चाहिए ऑन अ डिफरेंट साइट, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक नोड बैकअप की या एक क्लस्टर फॉर द बैकअप, आप अपनी रिमोट साइट के ऊपर भी एक क्लस्टर या नोड डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। अगर अगर तो आपकी विद इन प्रेमिस या हेड ऑफिस के अंदर ही आपका एक नोड खराब होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको वो उस पर स्विच नहीं होगा, वो जो वर्कलोड है वो लोकल साइट से ही ड्राइव हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन सेम नोड सेम साइट के ऊपर हो रही है। अगर इनकेस आप पूरी साइट बैठ जाती है, तो आप सिंपल बैकअप साइट से जो है ना अपना ऑपरेशन रन कर सकते हैं। ओके जी ठीक है जी। तो सर हम इसको मतलब ये तो हमारा फिजिकल हो गया ना सारा, तो हम इसको क्या जी क्लाउड पे कर सकते हैं किसी? जी जी बिल्कुल। जो हमारा स्केल कंप्यूटिंग की अपनी क्लाउड की डीआर साइट मौजूद है, ठीक है। ठीक। आप उस क्लाउड की सर्विसेज अवेल करेंगे, ठीक है, उसकी अपनी एक सब्सक्रिप्शन होती है, और आप क्या करेंगे कि अपने क्लस्टर को कॉन्फ़िगर कर देंगे उसके ऊपर डीआर क्लस्टर। जब आप डीआर क्लस्टर कॉन्फ़िगर कर देंगे तो वो डीआर क्लस्टर आपका डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर होगा, और उसमें क्लाउड में आपको जैसे मैंने बताया कि आप सबसे बड़ी जो हमें चैलेंज मिलता है वो ये मिलता है कि इतनी बड़ी वीएम्स को हम कैसे क्लाउड पे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये अपनी कंप्रेशन और वैन की जो टेक्नोलॉजी यूज करते हुए वो तमाम वर्कलोड को डीआर के ऊपर शिफ्ट कर देगा, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास एक एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप जो है ना वो इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये हमारा जो है ना वो डेमो कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने जो परफॉर्म किया था, जिसमें हमने सबसे पहले एक वीएम क्रिएट की, ठीक है। अच्छा, अभी एक पॉइंट हमारा रह गया था कि हम फॉरेन वीएम को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारा फेल ओवर का और फेलबैक का जो फीचर था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब मूव होते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि हमें एक किसी भी फॉरेन वीएम को हमें अगर लेट सपोज इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है इंपोर्ट का। हम जैसे ही इंपोर्ट का बटन क्लिक करते हैं तो हमें ये वीएम का नाम हमें डालना पड़ेगा, एसएमबी सर्वर, यानी कि हमारे लोकल लैन के ऊपर या वैन के ऊपर कोई ऐसी आईपी मौजूद है जिसके ऊपर हमने शेड किया हुआ है, उसकी आईपी डाल देते हैं या उसकी लोकेशन डाल देते हैं, यूजर क्रेडेंशियल डालते हैं, डोमेन और पाथ बता देते हैं उस स्पेसिफिक वीएम का, ठीक है। ये चीजें डिफाइन करने के बाद जैसे हम इंपोर्ट का बटन क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीएम है वो इंपोर्ट हो जाएगी, इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी। हम उसकी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन डाल के हम अपनी वीएम को रन कर सकते हैं आसानी से। एक तो ये हमारा इंपोर्ट का तरीका होगा, और अगर हम स्पेसिफिक वीएम को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद उसी तरह हम एसएमबी सर्वर का लोकेशन बताएंगे, क्रेडेंशियल बताएंगे और डोमेन और पाथ लोकेशन या उसकी लोकेशन बता देंगे। तो इस तरह हम आसानी से किसी भी इस सिस्टम की वीएम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है जी जी बिल्कुल। हमारी नोड्स एक ही उस पे सर्वर डिसाइड कर रहे हैं, अगर सर हमारे डिफरेंट सर्वर्स हो फिजिकल, जी हाँ हाँ तो क्या हम एक सर्वर ए है फॉर एग्जांपल एंड अदर सर्वर बी, तो कैन वी हाँ मेक इट बिटवीन सर्वर ए एंड बी? नहीं, हम बेसिकली किसी और सर्वर पे तो नहीं करेंगे, हम इसी की अप्लायंस होंगी ना उनके दरमियान ये काम कर सकते हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट अप्लायंस हो फिजिकल, तो हम हाँ दोनों हाँ पे यहाँ क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्लस्टर? नहीं, वो क्लस्टर के तौर पे काम नहीं करेगा ना वो, ठीक है। क्योंकि ये इसकी अप्लायंस होगी और वो उसी को सपोर्ट कर देगा। आपको ये जो ऑप्शन देता है ना, वो ये देता है कि आपके पास अगर हाइपर-वी की कोई वर्चुअल मशीन है, VMware की कोई वर्चुअल मशीन है, ठीक है, आप उसको इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक यानी है। कि सपोर्ट लेकिन कर। जी, हाई अवेलेबिलिटी या रिडंडेंसी जो है ना वो आपको इसी के क्लस्टर में या इसी की नोड में मिलेगी। तो सर अगर पूरी अप्लायंस ही बैठ जाए तो फिर उस केस में क्या होगा? अगर पूरी अप्लायंस बैठती है ना, अभी मैं थोड़ी देर में आपको जो है ना, बल्कि आपको अभी मैं जो है ना वो इसका एक व्यू देता हूँ। अभी जो हम डेटा सेंटर आपको अभी जो जिस पे डेमो दिया है ना हमने आपको,
ठीक है, आप उसको जरा एक एक देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह काम करता है। कश्यप प्लीज जरा इनको डेमो कराएं। अच्छा, मैं अभी अपनी जो है ना वो जो स्क्रीन है वो मैं ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको इसको वीडियो दिखा सकूं जो अभी करंटली डेटा सेंटर हमारे इसमें चल रहा है। आगे आपको स्क्रीन नजर आ रही है, वीडियो नजर आ रही है इसकी? नो सर, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। वीडियो नजर नहीं आ रही? नहीं, स्क्रीन पे तो अभी मेरी आ रही है। डिस्प्ले शेयरिंग स्क्रीन। अब नजर आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी देखें, ये हमारा कंप्लीट जो है ना एक क्लस्टर है जो कि इंटेल नूक यानी कि 4x4 इंच का जो है ना ये इंटेल नूक है। और अभी आपने जो डेमो हमने आपको प्रेजेंट किया है वो इसी क्लस्टर से किया है, तो आप इससे साइज का अंदाजा करें। ठीक है, राइट। ये Core i3 प्रोसेसर है। ठीक है। और हर नोड के ऊपर 16 GB रैम और 256 NVMe डिप्लॉयड है। ठीक है सर। अच्छा, अब आप ये कह रहे थे कि अगर मेरे एक नोड बैठ जाती है ना, अगर देखें अभी मैंने नोड को फेल किया था, एक केबल मैंने रिमूव किया था, नेटवर्क केबल, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा वर्कलोड जो है ना वो गुड वर्किंग नोड के ऊपर डिप्लॉय हो गया। ठीक है, विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन। राइट। ठीक है, तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है जो कि रिडंडेंसी को ये अश्योर करेगा आपके लिए। ठीक है सर। ठीक है सर, एक चीज है इसमें जी इम्पोर्टेंट जी कि हम अब वीएम्स हमारी हैं तो उसके दरमियान कोई ऐसा फीचर है कि हम उसमें पॉलिसीज, कोई सिक्योरिटी फीचर क्या इसमें सपोर्ट करता है, क्या उस पर्पस से, क्या देखिए, सिक्योरिटी का फीचर तो आपको फायरवॉल से अवेल होगा ना। आप मतलब किस तरह की सिक्योरिटी चाह रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे पॉलिसीज होती हैं, वीएम्स जो है आपस में बात कर रही है, उसमें हम किस जी तरह जी उनको आपस में हम उसको किस तरह सेगमेंटेशन, जिस तरह हम कहते हैं ना कि वीएमवेयर में जिस तरह, क्या हम इसमें सेगमेंटेशन कर सकते हैं कुछ इस तरह का कुछ? नहीं, इसमें इस तरह की कोई सेगमेंटेशन नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि वीएम के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई इस तरह कर सकते हैं कि आप अलाउ करें यूजर को। ठीक है। इसके अलावा तो बाकी जो सिक्योरिटी है आपको जो है ना वो ओएस लेवल के ऊपर करेंगे जो कि जिस पे ये वीएम डिप्लॉयड होगी। ठीक है सर। ठीक है, समझ ठीक, गया। जी ठीक है चले। सर। और जी जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो प्लीज आप चैट यूज करें या जी आप सर। यूज करें। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन था सपोर्ट फॉल्ट टॉलरेंस। बिल्कुल, फॉल्ट टॉलरेंस अभी हमने आपको प्रेजेंट किया था, तो इसमें पॉसिबल है कि फॉल्ट टॉलरेंस ये करता है ऑटोमेटिकली। इसमें डिजास्टर रिकवरी भी मौजूद है, बिल्कुल ये भी एक क्वेश्चन था हमारे सामने। अच्छा, सिक्योरिटी का जैसे मैंने आपको बता दिया था कि सिक्योरिटी आप जो जो भी अवेल करेंगे वो फायरवॉल लेवल पे करेंगे। एज सच इसकी अपनी कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज प्रेजेंट करूंगा।
जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिप्लॉय की है उसकी मैं आपको व्यू देता हूं कि ये अभी कॉन्फ़िगरेशन हम जो डेमो कर रहे हैं उसकी क्या है। ओके, ये हमारा बेसिकली जो डिप्लॉयमेंट अभी आपने जो प्रेजेंट हमने जो कश्यप ने किया था आपको, क्लस्टर जो कि कोर i3 6 कोर का क्लस्टर है। टोटल हमारे पास 45 GB रैम थी, इसके अंदर 649 GB स्टोरेज थी NVMe, ठीक है। और हम इसको पब्लिक IP से एक्सेस करते हैं किसी भी नोड की। और हमारी जो प्राइवेट या बैक प्लेन की जो आईपीज हमने इस पर डिफाइन की हुई है वो 192.168.10.101 है, 102 और 103 है बैक प्लेन नेटवर्क। जबकि जो पब्लिक आईपी या लैन की नेटवर्क है वो 201, 202, 203 है, ठीक है। हमारी नोड 1 है वो कोर i3 है, और इसका जो कोर i3 2 कोर्स, 16 GB रैम, 256 GB NVMe। इसी तरह नोड 2 नोड 3 की सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये बेसिकली स्मॉलेस्ट फॉर्म फैक्टर है, और मेरा ख्याल से तो पाकिस्तान का वाहिद ये डेटा सेंटर होगा जो कि कोर i3 पे चल रहा है करंटली पूरे पाकिस्तान में। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म फैक्टर बताए थे, ये सारे फॉर्म फैक्टर के मॉडल्स हमारे पास मौजूद है। करंटली आपके सामने जो प्रेजेंट किया है वो HE150 मॉडल है, ठीक है। ये कोर i3 में भी मौजूद है, कोर i5 में भी मौजूद है, और कोर i7 में भी मौजूद है। जो करंट हमने डेमो किया है वो कोर i3 था। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास जो है वो एज में ही आता है, ये जियोन सर्वर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट आता है वो HC1200 है, जो कि ये भी जियोन सर्वर होगा, जो कि ड्यूल CPU के अंदर मौजूद है। जो फोर्थ वन है हमारे पास वो है HC5000, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट फॉर्म फैक्टर मौजूद हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब आपके पास इस किस्म की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, हम आपके साथ मिलके, इसके बाद आपके कस्टमर के साथ मिलके इसका BOQ डिजाइन करेंगे, ठीक है, और हम इसको सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई सवाल हो, हमारे पास आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म की कोई इंक्वायरी हो या कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो, कोई समझना हो, या आप समझते हैं कि कोई केस आपसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हवाले से डिस्कस करना हो, तो वी आर अवेलेबल, ठीक है। आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं।